करुणानिधि को दिल का दौरा किस वजह से पड़ा था? अस्पताल के एक कमरे में पलंग पर लेटे लेटे करुणानिधि ने करवट बदली और प्रेम से अपनी 50 वर्षीय पत्नी मधुमती को देखते हुए कहा, जा रही हो। मधुमती समझी थी कि करुणानिधि सो रहा है। आवाज सुनकर पास आई, उसके माथे पर हाथ रखा, बाल सहलाए और मंद मुस्कान भर कर धीमे स्वर में बोली, जाग गए? अब तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं लगता? करुणानिधि ने किंचित मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ रखने से तबीयत तो ठीक हो गई है, पर दिल की धड़कन बढ़ गई है। घबरा कर मधुमती ने उसकी छाती पर हाथ रखा। करुणानिधि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर दबा दिया। मधुमती समझ गई और बोली, फिर वही हरकत, अस्पताल में बिस्तर पर लेटे लेटे भी वही सूझता है। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? करुणानिधि ने बिना हाथ छोड़े कहा, देख लेगा तो क्या कहेगा? यही न कि पति ने पत्नी का हाथ पकड़ रखा है या पत्नी ने पति का। इसमें डरने या घबराने की क्या बात है? अब तो उम्र बीत गई, अब भी सबसे, दुनिया से डर लगता है। मधुमती ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, आवेश में आना मना है। दिल का दौरा पड़ चुका है, कुछ तो ख्याल करिए। दिल का दौरा तो बहुत पहले ही पड़ चुका है, शादी से भी पहले। अब तो उस दौरे का अंतिम पड़ाव आने वाला है। मधुमती ने उंगली रखकर उसका मुंह बंद किया और फिर सामान उठाकर घर चलने लगी। वह चलते हुए बोली, दोपहर को आऊंगी, जरा घर की व्यवस्था देख आऊं। करुणानिधि ने उसकी पीठ देखते हुए ठिकरा कसा, हाँ हाँ, घर को तो कोई उठा ले जाएगा, बस घर ही घर, तुम्हारा तो वही सब कुछ रहा है। मधुमती बिना कोई उत्तर दिए कमरे से बाहर चली गई। डॉक्टर ने कह दिया था कि करुणानिधि से बहस नहीं करनी है। उसके जाते ही करुणानिधि थोड़ी देर छत की ओर देखता रहा। चारों तरफ शांति थी। धीरे धीरे उसकी आंखें मुंदने लगीं। पिछला सारा जीवन उसकी आंखों के सामने आ गया, प्रेम भरा, मद भरा जीवन। शादी से पहले ही मधुमती से उसे प्रेम हो गया था। शादी के बाद के शुरुआती वर्ष तो खूब मस्ती से बीते, बस प्रेम ही प्रेम, सुख ही सुख, चैन ही चैन। वे दोनों अकेले रहते थे। मधुमती प्रेम कला से अनभिज्ञ सी थी, पर धीरे धीरे वह विकसित होने लगी। मौसम उनका अभिन्न मित्र और प्रेरक बन गया। वर्षा, शरद और बसंत जैसी ऋतुएं उन्हें आलोदित करने लगीं। होली तो वे दोनों सबसे खेलते, पर पहले एक दूसरे के अंग प्रत्यंग में रंग लगाना, पानी की बौछार डालना, जैसे कृष्ण और राधा होली खेल रहे हों। दिवाली में साथ साथ दिए लगाना और जलाना, मिठाई खाना और खिलाना। दिवाली के दिन विशेषकर एक बंधी हुई रीति थी। मधुमती करुणानिधि के सामने अपनी मांग भरवाने खड़ी हो जाती थी। कितने प्रेम से हर वर्ष वे उसकी मांग भरता था। याद कर करुणानिधि की आंखों से आंसू ढलक गए। प्रेम के आंसू, वे दिन थे जब प्रेम प्रेम था, जब प्रेम चरमकोटी पर था। एक दिन की जुदाई भी असहनीय थी। कैसे फिर साथ हो, वियोग जल्दी से कैसे दूर हो, इसके मंसूबे बनाने में ही जुदाई का समय कटता था। वे अविस्मरणीय दिन बीतते गए। अनंतकाल तक कैसे इस उच्च स्तर पर प्रेमालाप चल सकता था। फिर बच्चे हुए। मधुमती का ध्यान बच्चों को पालने में बटा। बच्चों के साथ ही सामाजिक मेलजोल बढ़ने लगा। बच्चे बड़े होने लगे। मधुमती उनकी पढ़ाई में व्यस्त, उनको स्कूल के लिए तैयार करने में, स्कूल के बाद खाना खिलाने, पढ़ाने में व्यस्त। घर सजाने का उसे बहुत शौक था, सो घंटों सफाई सजावट में बीत जाते। उद्यान लगाने का भी शौक चढ़ गया था। कभी किसी से मिलने चली गई, कभी कोई मिलने आ गया और कभी किसी पार्टी में जाना पड़ता। रिश्तेदारों से भी मिलना मिलाना जरूरी था। मधुमती के पास करुणानिधि के लिए बहुत कम समय रह गया। इन सब कामों में व्यस्त रहने से वे थक भी जाती। उनकी प्रेमलीला शिखर से उतरकर एकदम ठोस जमीन पर आकर थम सी गई। जीवन की वास्तविकता ने उस पर अंकुश लगा दिए। यह बात नहीं थी कि करुणानिधि व्यस्त नहीं था, वे भी काम में लगा रहता। आमतौर पर रात को देर से भी आता, पर उसकी प्रबल इच्छा यही रहती कि मधुमती से प्रेम की दो बातें हो जाएं। पर अक्सर यही होता कि बिस्तर पर लेटते ही मधुमती निद्रा में मग्न और करुणानिधि करवटें बदलता रहता, झुंझलाता रहता। ऐसा नहीं था कि प्रेम का अंत हो गया था। महीने में 2 से 3 बार सुस्त वासना फिर तीव्रता से जागृत हो उठती। थोड़े समय के लिए दोनों अतीत जैसे सुहावने आनंद में पहुंच जाते, पर कभी भी ही, थोड़ी देर के लिए ही। करुणानिधि मधुमती की मजबूरी समझता था, पर पूरी तरह नहीं। पूरे जीवन में उसे यह अच्छी तरह समझ नहीं आया कि व्यस्त रहते हुए भी उसकी तरह मधुमती प्रेमालाप के लिए कोई समय क्यों नहीं निकाल सकी। उसे तिरछी मधुर दृष्टि से देखने में, कभी स्पर्श सुख देने में, कभी भी आलिंगन करने में कितना समय लगता था। कभी भी उसे ऐसा लगता जैसे उसमें कोई कमी है।
वह मधुमती को पूरी तरह जागृत करने में असफल रहा है, पर उसे कोई तसल्लीबख्श उत्तर कभी न मिला। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गईं, वे अपने अपने घर चले गए, लड़के भी लड़कियां भी। घर में दोनों अकेले रह गए। तब करुणानिधि को लगा कि अब समय बदलेगा, अब मधुमती उसकी ज्यादा परवाह करेगी, उसके पास ज्यादा समय होगा, अब शादी के शुरू के वर्षों की पुनरावृत्ति होगी। पर उसकी यह इच्छा ही बन कर रह गई। स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि मधुमती दामादों, बहुओं व अन्य संबंधियों में और भी व्यस्त हो गई। बेचारा करुणानिधि अतिरिक्त प्रेम के कारण क्षुब्ध, दुखी रहने लगा। मधुमती उसके क्रोध, दुख को फौरन समझ जाती, कभी भी उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करती, पर करुणानिधि को लगता यह प्रेम वास्तविक नहीं है। पिछले 20 वर्षों में कई बार करुणानिधि ने मधुमती से इस बारे में बात की। बातचीत कुछ ऐसे चलती। करुणानिधि कहता, मधुमती, तुम्हारे प्रेम में अब कमी आ गई है। वे कैसे? मुझे तो नहीं लगता प्रेम कम हो गया है। आपका प्रेम कम हो गया होगा, मेरा तो और भी बढ़ गया है। यह तुम कैसे कह सकती हो? शादी के बाद के शुरुआती वर्ष याद नहीं है? कैसे कैसे, कहाँ कब कब, क्या क्या होता था? इस पर मधुमती कहती, वैसा हमेशा कैसे चल सकता है? उम्र का तकाजा तो होगा ही। तुम्हारी दी हुई किताबों में ही लिखा है कि उम्र के साथ साथ रतिक्रिया कम हो जाती है। फिर क्या रतिक्रिया ही प्रेम है? उम्र के साथ साथ पति पत्नी साथी मित्र बनते जाते हैं, एक दूसरे को ज्यादा समझने लगते हैं। समय बीतने पर पास पास चुप बैठे रहना भी, बात करना भी, प्रेम को समझाने के लिए काफी होता है। किताबों में यह भी तो लिखा है कि इसके अपवाद भी होते हैं और हो सकते हैं। मैं उसका अपवाद हूँ। इस उम्र में भी मेरे लिए सिर्फ पास पास गुमसुम बैठना काफी नहीं है। तुम अपवाद क्यों नहीं बन सकती हो? ऐसे में मधुमिता कुछ नाराज होकर कहती, तो आप समझते हैं मैं आपसे प्रेम नहीं करती, दिन भर तो आपके काम में लगी रहती हूँ। आपको अकेला छोड़कर माँ बाप, बेटों, लड़कियों के पास बहुत कम जाती हूँ। किसी पर पुरुष पर कभी नजर नहीं डाली। आपसे प्रेम न होता तो यह सब कैसे होता? बस यही तो तुम्हारी गलती है। तुम समझती हो, प्रेमी के जीवन के लिए यही सब कुछ काफी है। पारस्परिक आकर्षण कायम रखने के लिए इन सब की जरूरत है। इनके बिना प्रेम का पौधा शायद फले फूले नहीं, शायद शुष्क हो जाए, पर इनका अपना स्थान है। ये वास्तविक प्रेम, शारीरिक सन्निकटता का स्थान नहीं ले सकते। मैंने भी कभी परस्त्री का ध्यान नहीं किया, कभी भी किसी अन्य स्त्री को प्रेम या वासना की दृष्टि से नहीं देखा। मैं तो तुम्हारी नजर, तुम्हारे स्पर्श के लिए ही तरसता रहा हूँ, और तुम इस पर कभी गौर ही नहीं करती। किताबों में लिखा है या नहीं कि पति के लिए स्त्री को वेश्या का रूप भी धारण करना चाहिए? करुणानिधि की इस तरह की बात सुन मधुमती तुनक कर जवाब देती, मैं और वेश्या? इस अधेड़ उम्र में आपका दिमाग प्रेम की बातें सोचते सोचते सही नहीं रहा। उम्र के साथ संतुलन भी तो रखना ही चाहिए। आप मेरी नजर को तरसते रहते हैं, मैं तो आपकी नजर का ही इंतजार करती रहती हूँ। आपके मुंह के रंग से, भाव भंगिमा से, इशारे से समझ जाती हूँ कि आपके मन में क्या है। मधुमती, यही अंतर तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। नजर को मत देखो, नजर में देखो। कितना समय हो गया है आंखें मिलाकर एक दूसरे को देखे हुए? तुम्हारे पास तो उसके लिए भी समय नहीं है। आते जाते कभी देखो तो फौरन पहचान जाओगी कि मेरा मन तुम्हें चाहने को, तुम्हें पाने को कैसे उतावला रहता है, अधीर रहता है। पर तुम तो शायद समझ कर भी नजर फेर लेती हो। पता कैसे लगे? बताऊं कैसे? जैसे पहले बताते थे। पहले रोक कर, कभी आप मेरी आंखों में नहीं देखते थे, कभी हाथ नहीं पकड़ते थे। अब वे सब क्यों नहीं करते? वह भी तो करके देख लिया, पर सब बेकार है। हाथ पकड़ता हूँ तो झट से जवाब आता है, मुझे काम करना है या कोई देख लेगा। झट हाथ खींच लेती हो या करवट बदल कर सो जाती हो। मैं भी आखिर स्वाभिमानी हूँ। जब वर्षों पहले तय कर लिया कि किसी स्त्री के साथ, पत्नी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि उससे प्रेम नहीं पनपता, उससे प्रेम की कब्र खुदती है, तो फिर सिवा चुप रहने के, प्रेम को दबा देने के, अपना मुंह फेर लेने के और क्या शेष रह जाता है? तुम साल दर साल और भी बदलती जा रही हो। हमारे पलंग साथ साथ हैं, 2 फुट की दूरी पर हम लेटते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे मीलों दूर हों। मीलों दूर रहना फिर भी अच्छा है, उससे विरह की आग तो नहीं भड़केगी। उसके बाद पुनर्मिलन तो प्रेम को चरमसीमा तक पहुंचा देगा, पर पास पास लेते और फिर भी बहुत दूर, इससे तो पीड़ा और भी बढ़ती है। कभी भी लेते लेते यदि सोई न हो तो मुझे आशा बंधती कि शायद आज कुछ परिवर्तन हो, पर तुम घर की, बच्चों की बात शुरू कर देती हो।
ऐसी बातें कई बार हुई। कुछ समय तक कुछ परिवर्तन होता। पुराने दिनों, पुरानी रातों की फिर पुनरावृत्ति होती। पर कुछ समय बाद करुणानिधि फिर उदास हो जाता। जब से मधुमती ने 50 वर्ष पार किए थे, तब से वे और भी अलग-थलग रहने लगी थी। करुणानिधि ने बहुत समझाया, पर वे कहती, आप तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, पर मैं तो हो रही हूँ। अब वानप्रस्थ संन्यास का समय आ गया है। बच्चों की शादी हो चुकी है। अब तो कुछ और सोचो। मुझे तो अब शर्म आती है। पति पत्नी के बीच शर्म किस बात की? करुणानिधि झुंझला कर कहता, मुझे पता है, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं। मेरे भी कुछ दांत निकल गए हैं। तुम मोटी भी हो रही हो। मैं भी बीमार रहता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे मन में तो तुम वही और वैसी ही मधुमती हो, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। मुझे तो अब भी तुम वही नई दुल्हन लगती हो। अब भी तुम्हारी नजर से, स्पर्श से, आवाज से मैं रोमांचित हो उठता हूँ। फिर तुम्हें क्या कठिनाई है? किस बात की शर्म है? हम दोनों के बारे में कौन सोच रहा है? क्या सोच रहा है? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अधिक से अधिक बच्चे और उनके बच्चे, मित्र, संबंधी यही तो कहेंगे कि हम दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, शायद सहवास भी करते हैं। तो कहने दो।